नमस्कार। आज जो हम गेम देखने वाले हैं वो चेस की दुनिया में द मोनालिसा गेम के नाम से फेमस है और जिन्होंने उसको खेला था एडवर्ड ग्यूफेल्ड। वो एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही काबिल प्लेयर थे उस वक्त। सिसिलियन ड्रैगन में भी उनका अच्छा खासा योगदान रहा था और केआईडी में भी। ये जो गेम हुआ था वो पर्टिकुलरली केआईडी के ऊपर हुआ था और जैसा उन्होंने बोला था कि एवरी आर्टिस्ट इज ट्राइंग टू क्रिएट हिज ओन मोनालिसा। मतलब मोनालिसा पेंटिंग के बारे में आपको पता ही होगा कि लियोनार्डो ने बनाया था बहुत साल पहले। ऑफ कोर्स वो टाइटैनिक वाले लियोनार्डो ने, उसके पहले जो थे पेंटर। तो उसमें एक ऐसा मैजिक था कि उससे सब लोग बहुत ही कनेक्ट हो गए थे उस एक पेंटिंग से। आज तक भी लोग उसको याद रखते हैं। खासकर अगर आप नेट पे चेक करेंगे तो इतने सारे वर्जन अवेलेबल है उनके कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल क्या है। तो ये भी एक दिक्कत है ओपन सोर्स में। लेकिन बहरहाल अगर हम गेम की बात करें इसमें, तो ये उनकी लाइफ का एक बेहतरीन गेम था। ऑफ कोर्स हर एक प्लेयर की लाइफ में ऐसे कुछ चुनिंदा गेम्स आते हैं, कभी-कभी 5 या 10 भी हो सकते हैं। कभी-कभी वो एक गेम ही हो सकता है जो आपको लगे कि हाँ, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट और मेरा उस वक़्त उस दिन बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस था, राइट? सो हम लोग क्विकली गेम की तरफ जाते हैं और उसको डिटेल में थोड़ा-सा देखेंगे बिकॉज़ आपको डेफ़िनेटली ये गेम बहुत ही मज़ा मज़ा आने वाला है इस गेम में और एक ताल का एक स्टाइल इस गेम में दिखने वाला है। जैसे मैंने बोला कि आपको सिसिलियन ड्रैगन वो खेलते थे तो उनका एक नोटेबल गेम हुआ था मिखाइल ताल के साथ भी, यूफेल्ड का, राइट? हम लोग गेम की तरफ जाते हैं। D4 से स्टार्ट किया व्हाइट ने, G6, C4, BG7। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जनरली जो सिसिलियन ड्रैगन और केआईडी वाले प्लेयर्स होते हैं उनको फिएंचेटो स्ट्रक्चर्स अच्छे लगते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स और उन्होंने जो G6 BG7 खेला है वो जस्ट मूव ऑर्डर चेंज करने के लिए खेला है, क्योंकि हो सकता है कि वो व्हाइट को जो मेन लाइन प्रिपरेशन है उससे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। तो नाइट C3 खेला व्हाइट ने, D6, E4। अब आफ्टर फ्यू मूव्स हम बोल सकते हैं कि आफ्टर नाइट F6 अब हम लोग मेन लाइन ऑफ केआईडी में आ ही चुके हैं ऑलरेडी, राइट? सो यहाँ पे F3 खेला। एक्चुअली F3 के अलावा जो मेन लाइन है क्लासिकल जो नाइट F3 वो लाइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बट F3 जो कि सैमिश वेरिएशन के नाम से जानते हैं सभी लोग केआईडी में, वहाँ पर उन्होंने कैसल कर दिया बिशप टू C5। इसमें एक लाइन फेमस है जिसमें C5 खेलते हैं और ब्लैक जो है वो एक पॉन सैक्रिफाइस देता है आफ्टर C इंटू डी, डी कट सी, क्वीन D8, रुक इंटू D8 और नाइट D5। ऐसा हम खेल सकते हैं इसमें। बहरहाल ये एक्चुअली थियोरेटिकल पार्ट है तो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। हम लोग डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं। बिशप E3 को उन्होंने खेला नाइट C6। ये एक्चुअली उतना पॉपुलर वेरिएशन नहीं है देखा जाए तो, जो बाकी वेरिएशन ट्राई किया लोगों ने इसमें सैमिश में, राइट? सो नाइट D2 खेला यहाँ पे उन्होंने, रुक B8। ये एक्चुअली जो ट्राई है ये मतलब आपको अजीब लगेगा कि रुक B8 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फिलहाल उसमें कुछ पॉइंट तो नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आपको पता हो तो केआईडी में फिएंचेटो वेरिएशन जो आता है उसमें A6 B5 एक प्लान हमेशा रहता है उसमें। सो ये एक थोड़ा सा अलग स्टाइल है इसको खेलने का, लेकिन हाँ डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है कभी कभी, राइट? सो क्वीन D2 खेला, A6, बिशप H6। नॉर्मली जब भी आपके पास फिएंचेटो स्ट्रक्चर्स होते हैं तो व्हाइट यही कोशिश करता है कि बिशप सामने निकाल के क्वीन D2 रखे और बिशप को यहाँ एक्सचेंज कर दे, राइट? क्योंकि ये बिशप बहुत बार, अभी आपको क्लोज लग रहा है वो, लेकिन बहुत बार ये इफेक्टिव होता है, राइट? सो यहाँ पर उन्होंने जो है D5 खेला आफ्टर बिशप H6। E5 को उन्होंने खेला H4। अब यहाँ तक कि 10 मूव तक की पोजीशन मुझे इतनी ज़्यादा कुछ ये नहीं लगी थी, क्योंकि एक नॉर्मल ओपनिंग का वेरिएशन था। खासकर अगर हम देखें रुक B8 A6 एक ऑड सा प्लान है, लेकिन बहुत बार ये वर्क कर जाता है और क्वीन साइड में आपको एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अब जो गेम है वो स्टार्ट होने वाला है अभी, बिकॉज इसके बाद जो डिसीजंस लिया गेफेल्ड ने वो डेफिनेटली बहुत ही एकदम मैं बोल सकता हूँ कि यूनिक थे, बहुत ही विचित्र से थे, लेकिन उसके बावजूद वो सक्सेसफुल हुए। तो हम देखते हैं आगे क्या हुआ। H4 खेला यहाँ पे, E5, बिशप टेक्स, किंग टेक्स एंड H5। खासकर इस पोजीशन के बाद मैं बोलना चाहूंगा कि 12th मूव के बाद, 10th मूव के बाद जो उन्होंने डिसीजंस लिए थे उसमें डेफिनेटली ये पहले 2 मूव का जो 10-12 मूव के बाद उन्होंने खेला बेस है। लेकिन H5 के बाद यहाँ पर जो है उन्होंने किंग H8 खेल दिया। हालांकि ये उतना करेक्ट मूव नहीं था, लेकिन अगर हम मेन गेम की तरफ देखें, इसमें एनालिसिस में अगर हम देखें तो किंग H8 की जगह बिशप B कट C4 वो मार सकते थे, जिसमें अगर आप HG मारते हो तो F इंटू जी
क्वीन H6 अगर आप खेलते हो तो किंग G8, और ये एक पोजीशन वो एक्चुअली खेल सकते थे, ये इतनी भी बुरी नहीं थी और ठीक ठाक लग रही थी। बहरहाल उनको गेम में लगा कि किंग H8 शायद मेरे लिए अच्छा है, बिकॉज बहुत बार ड्रैगन में क्या होता है कि सिसिलियन ड्रैगन में जब आप HG मारते हो, FG मारते हो, तो क्वीन को आप इधर रख सकते हो, सॉरी क्वीन H6 को, उसमें किंग G8 आके रुक G8 का एक मूव आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये मुझे लगता है कि ये शायद सिसिलियन ड्रैगन का इफेक्ट है कि वो किंग H8 चले गए इसमें। नाइट D5, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। जनरली इन पोजीशंस में F6 का जो नाइट होता है वो मेन डिफेंडर होता है, और अगर G7 और F6 में से कोई एक है तो बहुत बार मुश्किल होती है व्हाइट को अटैक सक्सेसफुल करने में, लेकिन अगर दोनों ही एक्सचेंज हो गए तो ये पोजीशन डिफिकल्ट हो सकती है ब्लैक के लिए, राइट। सो नाइट D5 खेला उन्होंने, बी कट C4, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन था यहाँ पे, बिकॉज अगर हम देखें इसको तो आफ्टर H इंटू जी, F इंटू जी, एंड देन क्वीन H6, क्वीन H6 में एक बात गौर करने लायक है कि फिलहाल जो है नाइट इंटू F6 थ्रेट है, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि आप क्वीन D7 जैसे मूव्स खेल दो इसमें, या रुक F7 पे रखो और नाइट F6 मारा तो क्वीन इंटू मार दो और ये पोजीशन ठीक ठाक बन सकती है। लेकिन एक्चुअली रुक F7 में क्वीन G6 मर रहा है, मतलब सिर्फ नाइट इंटू F6 थ्रेट नहीं है, क्वीन इंटू G6 भी है, बिकॉज ये पिन है H8, राइट। तो कुछ ड्रॉबैक लग रहे हैं किंग H8 खेलने के, इसीलिए बहुत बार किंग G8 रखते हैं ताकि G6 को कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। सो यहाँ पे क्वीन H6 खेला, गेम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और गिफिल्ड की लाइफ का अगर सबसे बेस्ट गेम उन्होंने बोला था ये है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ तो ऐसा यूनिक हुआ होगा। यहाँ से जो है उन्होंने नाइट H5 खेला, ये एक अजीब सा डिसीजन था, लेकिन उन्होंने गेम को बचाने का और कंटिन्यू करने का एक अलग ही तरीका ढूंढ लिया। तो यहाँ पे उन्होंने खेला G4। अब ये बहुत ही टेम्पटिंग हुआ है, एक हिसाब से मुझे लगता है कि ये कोई भी प्लेयर जो है जनरली 70-80% प्लेयर इसी मूव के साथ जाएंगे, लेकिन अगर हम डीप एनालिसिस की बात करें और करेक्ट मूव की बात करें तो यहाँ पे व्हाइट जो है वो लॉन्ग कैसल के लिए भी जा सकता था पहले, और वो शायद B2 को मारने न दे, राइट। लेकिन उस वक्त किसी को पता नहीं था कि इस गेम में आगे क्या होने वाला है, राइट, तो व्हाइट को भी उतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो उन्होंने यहाँ पे नाइट H5 के बाद जो है G4 खेला। G4 को ब्लैक ने यहाँ सोचा कि नाइट F6 तो वापस नहीं आ सकते ऑब्वियसली, क्योंकि आप एक्सचेंज करेंगे तो H7 मर रहा है। मतलब बोलने का पॉइंट मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्चुअली नाइट H5 खेलने के वक्त ही उन्होंने पहले सोच लिया था कि अब पीस तो मुझे देना ही है, और एक अलग तरीका उन्होंने ढूंढ लिया था इस पोजीशन को कंटिन्यू करने का। तो रुक इंटू B2 मारा, पहला पीस सैक्रिफाइस दिया गेम का, पॉन टेक्स नाइट, एंड देन G5। ये एक बहुत ही उम्दा तरीका है, बहुत ही सही तरीका है एक्चुअली। जैसे मैं बार बार क्यों आपको बता रहा हूँ कि वो सिसिलियन ड्रैगन के अच्छे एक्सपर्ट थे, बिकॉज इस गेम में जो ड्रैगन के पार्ट्स हैं, कुछ मूव्स ड्रैगन में भी एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है, H5 क्लोज करने के लिए आप H5 पे कुछ देते हो और G5 आप पुश कर देते हो, राइट। सो यहाँ पर जो है G5 खेला उन्होंने टू क्लोज द H5, क्योंकि अब इस वक्त जो है उनका किंग H5 में पड़ा हुआ है, और अगर रुक बंद हो जाता है तो H7 को प्रोटेक्ट करने की खास जरूरत नहीं है, तो उन्होंने एक भी सैक्रिफाइस देके डिफेंस कर लिया, राइट। रुक G1 खेला, G5 पे अटैक है, G4, अब उन्होंने पॉन भी दे दिया वो, क्योंकि G फाइल भी उनको क्लोज रखनी है, मतलब व्हाइट का पॉन G फाइल में हो या ब्लैक का पॉन G फाइल में हो, वो फाइल बंद होनी चाहिए, दैट इज द पॉइंट। सो कैसल किया यहाँ पे उन्होंने, और खासकर कैसलिंग के बाद अभी आप देखिए कि B2 मर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट रहता है, स्पेशली बिगिनर्स को, कि यहाँ पे कैसल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बट डेफिनेटली ये B1 जब तक किंग का स्क्वायर अटैक में नहीं है तो कैसलिंग हो सकती है। सो कैसल किया उन्होंने लॉन्ग, B2 पे अटैक है, ऑब्वियसली आप पॉन टेक्स पॉन नहीं मार सकते थे बिकॉज B2 मर रहा था, तो उन्होंने रुक इंटू A2 मार दिया। रुक इंटू A2 को यहाँ पे उन्होंने नाइट F4 दे दिया। अब ये एक्चुअली थोड़ा सा सही नहीं था, और उनको लगा शायद मैं पीस अप हूँ और इस पोजीशन को मैं और इफेक्टिव तरीके से फिनिश कर सकता हूँ, और कुछ कंडीशंस में पॉन टेक्स पॉन तो आ ही रहा था। तो ये यहाँ पर जो है व्हाइट प्लेयर जो थे उन्होंने थोड़ा सा रॉन्ग ट्रैक ले लिया, लेकिन आफ्टर नाइट F4 ये गेम उतना भी आसान नहीं लग रहा उसके बाद भी। पॉन टेक्स नाइट मारा, नाइट इंटू F4, नाइट G6 चेक आ रहा है यहाँ पे, और सिंपली यही प्लान देखकर उन्होंने एक्चुअली डिसाइड किया होगा नाइट F4 सैक्रिफाइस देने का, बिकॉज नाइट G6 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव आ रही है अभी, राइट। यहाँ पर गिफिल्ड ने क्या किया, गेम को कंट्रोल करने के लिए कुछ बहुत ही विचित्र मूव्स खेला। उसमें से पहला जो था ये बहुत मुझे लगता है फोर्स्ड ही लग रहा था, रुक इंटू F4, बिकॉज ये फिर से एक एक्सचेंज सैक्रिफाइस दिया उन्होंने,
जहाँ पे क्वीन इंटू F4 अगर आप मारते हो तो पॉन पुश। अब C3 में एक पॉइंट अच्छा था कि एक तो वैसे C4 मर रहा था, लेकिन बहुत सारे पोजीशंस में B2 और D2 को आप कवर कर सकते हो, स्पेशली अगर आपका क्वीन कभी भी इस कहीं एरिया में आ जाता है तो, राइट। सो क्वीन जो है उन्होंने यहाँ पे पॉन पुश किया C3 एंड देन बिशप C4। ऑब्वियसली A2 पे अटैक है यहाँ पर, तो उन्होंने खेला यहाँ पे रुक A3 और ये एक बहुत ही लॉजिकल मूव था बिकॉज कुछ कंडीशंस में इस पॉन को बचाना जरूरी था और रुक को यहीं रखना चाहिए और कोई अच्छा स्क्वायर नहीं है शायद इसमें। तो रुक A3 खेला उन्होंने, पॉन टेक्स पॉन, नाइट टू B4। अब यहाँ पर भी सब कुछ सही था, इतना ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रहा था किसी पोजीशन में इसमें, लेकिन हाँ व्हाइट जो है वो मटेरियल वाइज अप है, लेकिन आप देखिए कि इसका किंग कंप्लीटली एक्सपोज्ड है, राइट। सिर्फ इतनी बात है कि इसको कोई चेक नहीं आ रहा है फिलहाल इसमें, और इस डायगोनल में भले ही बिशप नहीं है, जनरली आप सिसिलियन ड्रैगन में या केआईडी में, किंग्स इंडियन डिफेंस में उधर बिशप रहता है जो कंट्रोल करता रहता है पूरा डायगोनल, पर वो भी नहीं है। उसके बावजूद ब्लैक जो है चांसेस क्रिएट कर रहा है ऑन दिस एरिया, ताकि हमेशा दोनों के पास चांसेस रहे अटैक करने के लिए, राइट। नाइट B4 को उन्होंने खेला किंग B1, क्योंकि नाइट B4 को एक तो सिंपल था कि रुक A1 मेट आ रहा था तो उसको रोकना जरूरी था, एंड देन बिशप E6। ये मूव जो है बहुत ही मुश्किल थी बोर्ड पे ढूंढना, बिकॉज ऐसे ही मूव्स होते हैं जिसमें कि आपको आपको लगता है कि हाँ इस गेम में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन मैंने ये मूव आपको क्विकली दे दिया बिकॉज इसके बाद वाला मूव भी इतना आसान नहीं था, तो आप थोड़ा रुक के चेक कर सकते हैं एक्चुअली कि एग्जैक्टली क्या पॉइंट है इसका, बिकॉज यहाँ से भी समझना इतना आसान नहीं है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट। सो यहाँ पे बिशप E6 खेला, जहाँ पे ऑब्वियसली आपको मारना ही पड़ेगा बिशप इंटू E6, एंड देन जैसे हमने देखा था कि नाइट H5 पे उन्होंने पहला सेक्रीफाइस दिया था, फिर रुक कट F4 में उन्होंने एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया, फिर बिशप E6 में उन्होंने थर्ड सेक्रीफाइस दिया, एंड इन दी लास्ट जैसे जैसे ही बिशप इंटू E6 मारा व्हाइट ने, तो यहाँ पर जो है नाइट D3 खेल दिया उन्होंने। तो ऑब्वियसली ऐसे मूव्स जो है गेम में, मतलब आप पीस पे पीस सैक्रिफाइस देते जा रहे हो, ये चौथी बार है जब उन्होंने एक ही गेम में, जनरली हम मानते हैं कि पीसेस को रखना चाहिए बोर्ड पे और हम कोशिश करते हैं कि मटेरियल हमारे पास रहे, लेकिन यहाँ पर तीन पीस सैक्रिफाइस आ चुके हैं और एक एक्सचेंज सैक्रिफाइस आ चुका है, राइट। तो चार बार, उसके बावजूद ये जो पोजीशन है ब्लैक को कंप्लीटली कंट्रोल में लग रही है, बिकॉज आप रुक इनटू D3 नहीं मार सकते इसमें, राइट। क्या हो रहा है, विन। तो उन्होंने क्या किया, B4 का नाइट और C8 का बिशप हटाने के लिए दोनों पीस सैक्रिफाइस दे दिया, जस्ट टू प्ले क्वीन B8, क्योंकि B2 पे जैसे हमने बात किया था कि C3 के कारण ये स्क्वायर एक बन सकता है अच्छा, तो क्वीन B8 के बाद मुझे नहीं लगता कोई मूव बचनी चाहिए, और शायद मेट इन 3 या 4 होना चाहिए इसमें, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑब्वियसली आप रुक इनटू D3 तो मार नहीं सकते हो इसमें नाइट D3 के बाद, तो उन्होंने खेला क्वीन F7। अब क्वीन F7 पे कभी उनका ये कोशिश हो सकता है कि क्वीन G8 करके एक्सचेंज कर लो, भले आप उसमें आप एक एक्सचेंज मर रहा है आपका, लेकिन उसके बावजूद क्वीन बोर्ड पे नहीं रहेगा तो मेटिंग नेट नहीं आ सकती है कोई, और रुक D3 तो मर ही रहा है आखिरी में, क्योंकि क्वीन G8 किंग G8 बिशप G8 किंग G8 रुक इनटू D3, तो ये पॉसिबिलिटी थी, राइट। तो यहाँ पर जो है ब्लैक ने क्वीन B8 चेक दिया, बिशप टू B3। अब ऑब्वियसली आप किंग C2 तो नहीं जा सकते हो इसमें, बिकॉज सिंपली इसमें वैसे क्वीन B2 भी चेक आ रहा है, बट नाइट B4 एक इंपॉर्टेंट मूव है यहाँ पर, राइट। तो ये शायद जीतना ही चाहिए आराम से। तो क्वीन B8 को उन्होंने बिशप B3 खेला, क्योंकि उनका आइडिया था अगर क्वीन एक्सचेंज करता भी है ब्लैक, तो आफ्टर लूजिंग दिस पीस ऑन B3 वो किंग C2 आ रहे हैं, जिसमें फिर से इन दोनों में से कोई ना कोई मिलना चाहिए। लेकिन बहरहाल उन्होंने यहाँ पे जो है रुक इनटू B3 मारा, क्वीन से नहीं मारा वहां पे, और रुक इनटू B3 को इधर खेला किंग C2। अब फिर से मैं आपको बोलूंगा कि आप थोड़ा सा रुक के चेक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली गेम में, क्योंकि जिस हिसाब से ग्यूफेल्ड मूव्स दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनको जो इस गेम के बारे में होने वाला है, जो रिजल्ट है, वो पहले से ही समझ है पूरी, क्योंकि इतने ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी मूव्स मैंने एक गेम में बहुत ही कम बार देखे हैं, राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ताल, कस्परोव, अलेखाइन या जो भी उस वक्त के जो ग्रेटेस्ट प्लेयर थे, बॉबी फिशर, उनके गेम्स में ऐसा देखने मिलेगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी मूव्स आ रहे हैं एक ही गेम में, और उनकी इतनी काबिलियत भी थी वैसे, राइट। लेकिन ग्यूफेल्ड जैसे प्लेयर के इसमें के लाइफ में ऐसा दिन हमेशा नहीं आता है, राइट। उन्होंने खुद भी बोला था अपने एनोटेशन में ये बात।
सो यहाँ पर जो है जैसे ही किंग C2 खेला, गिफिल्ड ने फिर से एक सरप्राइज दिया एंड ही प्लेड नाइट B4 और फिर से पीस मर रहा है। देखिए मतलब ये अगर आप इसको किंग इंटू B3 में ऑब्वियसली मारना ही पड़ेगा। तो ये 5वीं बार है जब एक ही गेम में वो कुछ सैक्रिफाइस दे रहे हैं एंड देन सडनली आफ्टर किंग इंटू B3 यहाँ पर जो है मुझे लगता है मेटिंग नेट ऑलरेडी है अवेलेबल। अगर आप मटेरियल काउंट करेंगे तो आप देखिए कि नाइट के बदले 2 रुक है व्हाइट के पास और इसका किंग भी एक्सपोज है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि ब्लैक ने जो है मेट क्रिएट कर लिया ऑलरेडी। प्ले नाइट D5, किंग टू C2, क्वीन चेक, किंग हियर एंड देन आफ्टर क्वीन B5 चेक। यहाँ पर एक दिक्कत है कि आप किंग को कहीं लेके नहीं जा सकते हो, सब कुछ फोर्स था। तो किंग C2 खेला यहाँ पे, सॉरी क्वीन B5 के बाद अगर हम थोड़ा सा आगे देखें बिकॉज क्वीन B5 के बाद यहाँ पे फोर्स मेट ही है। क्योंकि यहाँ पर आकर उन्होंने व्हाइट ने एक्चुअली रिजाइन कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे हम क्विकली देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था, राइट। सो क्वीन B5 चेक को अगर आप किंग C2 खेलते हो तो यहाँ पे क्वीन E2 चेक आ रहा है एंड देन आफ्टर किंग B3 क्वीन B2 चेक, किंग C4 एंड देन फाइनली क्वीन B5 मेट। तो ऑन मूव नंबर 32 क्वीन B5 के बाद व्हाइट ने जो रिजाइन कर दिया था, पर हमने क्विकली उसको चेक कर लिया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था, व्हाट वाज द रीजन कि क्यों रिजाइन किया उन्होंने। लेकिन जिस हिसाब से ग्यूफेल्ड ने ये गेम खेला था, खासकर 10-12 मूव तक तो कुछ नहीं हो रहा था, नॉर्मल था। फिर एक पीस सैक्रिफाइस दिया जस्ट टू क्लोज दैट फाइल, H फाइल, और फिर उसके बाद जो रूक इनटू F4 सैक्रिफाइस मारा, एक्सचेंज सैक्रिफाइस, फिर एक पीस सैक्रिफाइस दिया उन्होंने नाइट D3 पे, और एक सैक्रिफाइस दिया बिशप E6 पे, और एक दिया नाइट रूक B3 वाला। तो 4-5 बार सैक्रिफाइस देने के बाद उन्होंने ये गेम जो है मेट क्रिएट कर लिया व्हाइट पे। और डेफिनेटली गिफिल्ड के अगर आप कुछ अच्छे गेम्स देखोगे तो ये उनमें से बेस्ट गेम है, और इसी को ही मोनालिसा गेम के नाम से सभी लोग जानते हैं चेस के दुनिया में। तो मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा ये गेम। अगर अगर आपको लगता है कि और भी कुछ गेम्स हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे थे गिफिल्ड के या और किसी प्लेयर के भी, तो डेफिनेटली आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं डेफिनेटली एनालाइज करूं और जो है डिटेल में उसको हम समझें कि क्या हो रहा था, राइट। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और भी कुछ सीरीज लेके आऊँ। खासकर मैं सोच रहा हूँ कि ओपनिंग स्किल से लेकर बाकी जो है उनमें भी हम देखें, जिनमें से एक जो है बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, चेस प्रोफेसर, जिसमें हम बहुत ही क्रिएटिव चेस और ओपनिंग्स के बारे में बात करेंगे, राइट। और उसके अलावा बाकी बाकी लोगों के साथ भी हम लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, कुछ और गेस्ट के साथ। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय, थैंक यू।